डेंगू के कातिल वार जारी। फैसलाबाद में कातिल मच्छर एक और जिंदगी निकल गया। जड़ावाला की रिहायशी 30 साल खातून एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। फैसलाबाद में रवासार डेंगू से जान बहक मरीजों की तादाद 4 होगी। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक होगी। फैसलाबाद में रवासार मुतासरा मरीजों की तादाद 256 हो गई है। आपको इस खबर से आगाह करें कि डेंगू के कातिल वार जारी हैं। फैसलाबाद में कातिल मच्छर एक और जिंदगी निकल गया। जड़ावाला की रिहायशी 30 साल खातून एलाइड अस्पताल में दम तोड़ गई। फैसलाबाद में रवासाल डेंगू से जान बहक मरीजों की तादाद 4 हो गई है। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई है। फैसलाबाद में आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर 1 अरब 69 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी। डिवीजन भर में 136 अफराद ने आमदन की तफसीलात छुपाई, जबकि खरीदी जाने वाली कमर्शियल जायदादें भी रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर बताएगा। जी, फैसलाबाद में 136 अफराद की जानिब से अपनी खरीदी जाने वाली कमर्शियल जायदादों का रिकॉर्ड जाहिर न करके और टैक्स की अदम अदायगी से कौमी खजाने को 1 अरब 69 करोड़ रुपए से जायद नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। और ये इंकशाफ हुआ है FBI की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की ऑडिट रिपोर्ट में यह मामला सामने आए हैं कि फैसलाबाद डिवीजन भर में 136 अफराद ने मुख्तलिफ अवकात में अपनी कमर्शियल जायदादें खरीदी। इन अफराद की जानिब से ना तो अपनी जायदादें, ऐसे वो तमाम अफराद जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड थे और इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाते थे, तो उनकी जानिब से अपने गोशवारों में ये खरीदी जाने वाली जायदादें छुपाई गई। इसी तरह ऐसे वो अफराद जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे और उनकी जानिब से भी ये जायदादें खरीदी गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इन अफराद की जानिब से टैक्स जमा नहीं करवाया गया और 136 अफराद की जानिब से मजमूई तौर पर टैक्स चोरी की गई। ताहम डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी की जानिब से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुक्काम को हिदायत जारी की गई हैं कि कौमी खजाने को जो पहुंचाया जाने वाला नुकसान है उसकी रिकवरी की जाए, जबकि इन तमाम अफराद के खिलाफ केसेस कायम किए जाएं और इनकी मजीद तहकीकात की जाए। मजीद तहकीकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चले, फैसलाबाद डिवीजन में 1 अरब 69 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी। फैसलाबाद डिवीजन भर में 136 अफराद ने टैक्स चोरी किया। FBI की डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। इन अफराद ने अपनी आमदन से मुतल्लिका हकायक छुपाए और खरीदी जाने वाली कमर्शियल जायदादें भी रिकॉर्ड में जाहिर नहीं की। टैक्स चोरी में टैक्स नेट में रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड अफराद शामिल हैं। कमेटी की टैक्स चोरों के खिलाफ तहकीकात और रिकवरी की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चले, फैसलाबाद में आमदन और असासों की तफसीलात छुपाकर 1 अरब 69 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी हुई है। महंगाई का तूफान गरीब की सवारी भी बहा ले गया। होंडा ने अपनी मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ा दी हैं। CD70 मोटरसाइकिल 4,000 रुपए महंगी कर दी गई। CD70 मोटरसाइकिल 94,900 रुपए की हो गई। होंडा 125 की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे शराज वर से। जी शराज बताएगा। मोटरसाइकिल बुनियादी तौर पर गरीब की सवारी है और हुकूमत की जानिब से मुसलसल इसकी कीमतों में इजाफा करके जो है ये सवारी भी अब गरीब और मुतवसत तबके से छीनी जा रही है। 4,000 रुपए CD70 जो होंडा की बाइक है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 3 साल पहले इसी होंडा बाइक की कीमत जो है वो 60,000 रुपए थी, 55,000 रुपए थी, 48,000 रुपए भी हुआ करती थी और आज इसकी कीमत 4,000 रुपए मजीद इजाफे के साथ 95,000 रुपीज हो चुकी है, जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए बनती है। और अफसोसनाक बात यह अभी सुनने में आई है ताजरों की जानिब से कि इसकी डिलीवरी टाइमिंग में भी 15 दिन मजीद दरकार होते हैं। राना इमरान सिकंदर, राना एहसान सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं, मोटरसाइकिलों का बिजनेस भी करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हवाले से क्या कहेंगे। इमरान साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? 125 तो खरीदना ख्वाब बन गया गरीब तबके के लिए। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका और सिटी 41 का, जिसने इस मसले को उजागर किया। पाकिस्तान में असल में बेरोज़गारी की रेशो आगे भी बहुत ज़्यादा थी और लोगों के पास कुव्वत सकत है ही नहीं थी पहले भी,
لیکن اب महंगाई की वजह से बाइक्स का रेट जिस तरह बढ़ रहा है, उस वजह से लोग बाइक से बिल्कुल ही पीछे हट जाएंगे। अब देखें ना, साइकिल है उसका एक अरूज था पहले, लेकिन बाइक्स आई चाइना की और होंडा की, उनके रेट कम थे लोगों के पास, इसलिए ज़्यादा आ गई वो। अब उसका रेट जिस लेवल पे वापस जाने की कोशिश कर रहा है या हो चुका है, उससे वापसी साइकिल पर ही लोग आएंगे, ना कि बाइक सब खरीदेंगे। पेट्रोल भी अब महंगा है। पेट्रोल इंतहा का महंगा है। आप उससे बढ़कर ये देखो कि अब 125 1,52,500 का, और प्लस 15 दिन का टाइम है उसमें। वो तो गाड़ियों से भी मेरे ख्याल में कीमती चीज़ हो गई है इस वक्त। तो जो अमीर तबका कार खरीद रहा था बुकिंग पर, सेम आप एक गरीब की सवारी को भी उसी तरह बुकिंग में ले गए हो, और उस पे उसका रेट इतना हाईएस्ट कि वो तो अब गरीब से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ठीक है, एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये 15 दिन की डिलीवरी की बात ठीक है, समझ। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। वेलकम बैक। खबर शामिल करें, चीनी की बोरी 250 रुपए महंगी होगी। चीनी की 50 किलो की बोरी 6,100 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। चीनी का एक्समिल रेट 122 रुपए का हो गया। आपको बताते चले, चीनी की बोरी 250 रुपए महंगी हो गई। चीनी की 50 किलो की बोरी 6,100 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में चीनी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी। ओपन मार्केट में चीनी 130 रुपए में फरोख्त होने लगी। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना तो मुश्किल, तो अब पकाना भी मुश्किल हो गया है। बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाला चूल्हा, गैस पाइप और सिलेंडर और दीगर चीजें भी महंगी हो गई हैं। कीमत में 100% इजाफा कर दिया गया। आवाम के साथ दुकानदार भी महंगाई से परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के असरात हर शोबे में जाहिर होने लगे हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया हो, वो चूल्हा हो या फिर गैस सिलेंडर हो या फिर गैस में इस्तेमाल होने वाला पाइप हो, क्लम्प से लेकर हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है। और ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो चूल्हा पिछले सीज़न में 2,000 रुपये का था, अब वही चूल्हा जो है अब वो 3,000 में दुकानदार को खुद पड़ रहा है, जो कि 34 से 35 रुपए में सेल किया जा रहा है। जो आम एक क्लम्प है गैस के ऊपर जिसको फिट किया जाता है, वो 5 से 6 रुपए का था, जिसका रेट अब 20 से 22 रुपए हो चुका है। आफ्ताब भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, बताइएगा, तकरीबन 100% महंगाई जो है वो इन अशिया में भी बढ़ चुकी है, जो कि किचन के इस्तेमाल की हैं, हर घर की ज़रूरत है। क्या कहते हैं, इससे गरीब को क्या नुकसान हो रहा है और कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं? बिल्कुल, आपके बजाज जी, आपका जो एनालिसिस किया आपने 100% सही किया है। इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के बने हुए हैं माशी तौर पर भी, और हुकूमत बिल्कुल उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, क्योंकि ये जो रेट्स हैं ये हमारे ऊपर इफेक्ट करते हैं हमारे आम लोगों पे। आम लोगों की जो रेंज होती है वो आज जाके गैस में चूल्हा हो गया, ले आया, पाइप ले आया, छोटी मोटी चीज़ ले आया और मामले वो उस करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कि पिछले साल हम ये कहते हैं कि ये हमारी तब्दीली के साल में बात कर रहा हूँ कि पिछले साल जो हमें चूल्हा मिल रहा था 1100-1200 रुपये का, इस वक्त वो 2,000 रुपये का है, और हम सेल 2500 करते थे। वो गाहक जो कहता है मैं तो पिछले साल एक लेकर गया था, अब क्या हुआ। इसी तरह जो हमारे गैस स्त्री है जो, ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तब्दीली सरकार ने सस्ता सफर महंगा कर दिया। पार्सल और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफे का निफाज। माल बरदार ट्रेनों के किरायों में 5 नवंबर से 5% इजाफा हो गया। मुसाफिर बढ़ते हुए किरायों पर परेशान है। इसी पर मजीद बात करेंगे उवैस अली से। जी उवैस, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानिब से ट्रेन सफ़र भी जो है वो महंगा कर दिया गया है। मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 10% का इजाफा कर दिया गया है और माल बरदार ट्रेनों के किराए में 5% का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से अब जो है वो ट्रेनों के किराए में भी मौजूदा हुकूमत की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? इसके अलावा से हम कहेंगे कि कम करना चाहिए किराया, कि मुश्किल होती है, जाना आना जाना मुश्किल है, कि गुजारिश है कि मेहरबानी करके टिकट का किराया जो उनसे ना कम कर किया जाए।
आज बिल्कुल किराया कम किया जाए। ट्रेन सफ़र को एक सस्ता सफ़र का ज़रिया कहा जाता है, मगर यहाँ पर सूरत हाल मुनफरिद हो रही है, ट्रेनों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, क्या कहेंगे इस वाले से? वैसे बहुत ज़्यादा जाती है। हम जैसे जो बूढ़े आदमी हैं, रिटायर हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा जाती है। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? कहा जा रहा था कि लोगों को रिलीफ देंगे, यहाँ पर महंगाई की जा रही है। रिलीफ दी जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झांग में खवातीन को हिरासा करने वाला असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नौकरी से फारिग कर दिया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल होने पर अजीम मुनीर के खिलाफ कार्रवाई की गई। मरकज शाहजूना की खातून टीचर ने हैरेसमेंट की दरख्वास्त दी थी। आपको इस खबर से आगाह करें, झांग में खवातीन को हिरासा करने वाला असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर नौकरी से फारिग कर दिया गया। डीएचक्यू अस्पताल फैसलाबाद इमरजेंसी वार्ड के गटर उबल गए। गटर से उबलने वाली गंदगी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तरफ बहने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डीएचक्यू अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड के गटर हैं ये उबलना शुरू हो गए हैं और ऐसे में जो गंद है वो पानी वाली साइड पर जाना जो है शुरू हो गया। और यहाँ पे जो लोग पानी पीने के लिए आ रहे हैं, सैलानी की जानिब से यहाँ पे बाकायदा तौर पे फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया गया ताकि जो भी मरीजों के तीमारदार आ रहे हैं वो पानी से जो है वो पीकर मुस्तफ़ीद हो सकें। और ऐसे में गंदा जो है वो पानी की तरफ जा रहा है, जिसके सबब यहाँ पे आने वाले जो अफराद हैं वो गंद वाले पानी से गुजर के साफ़ पानी पीने पर जो है वो मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पे जो है सैलानी वाले मुलाजिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सर, हम तो यही कहेंगे कि हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। ठीक है, सुबह से ये देखे पानी चल रहा है इधर। ठीक है, मैनेजमेंट को कहें कि ये पानी साफ करवा दे ताकि हॉस्पिटल में गंदगी ना फैले। बस हम यही रिक्वेस्ट करेंगे इनसे। अच्छा सर, ये गंद वाला जो पानी है, ये सैलानी वाले जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, इससे क्या नुकसान हो सकता है? जो साफ पानी पीने वाला है इससे नुकसान देखे जर्म्स फैलेंगे, गंदगी फैल रही है, पाँव के साथ कहाँ लग के ये जा रहे हैं। तो ऐसे में हॉस्पिटल में ये गंदगी नहीं होनी चाहिए, मैनेज करना चाहिए जो भी सिस्टम खराब हो रहा है। बिल्कुल मैनेज करना चाहिए ताकि यहाँ पे जितने भी मरीज और तीमारदार हैं वो यहाँ पर सेहत याब हो ठीक है, सकें। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। झांग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेरे सरबराही खुली कचहरी। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर आने वाले अफराद को सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने 250 के करीब दरख्वास्तें निपटा दी हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे उवैस खान से। जी उवैस, बताएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया की ज़ेर सदारत अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम तर रेवेन्यू के हवाले से मसाइल का जायज़ा लिया गया। तकरीबन 250 से ज़ायद दरखास्तें हैं जिनकी समाअत जो है वो की जा रही है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया में से मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताएगा, क्या देखते हैं शहरियों को इस हवाले से कितना फ़ायदा पहुँच रहा है, और ख़ास तौर पर जो है कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हवाले से भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से अहकामात आए, उस हवाले से भी क्या इकदाम किए जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विस डिलीवरी के हवाले से गवर्नमेंट का एक अहसन इकदाम है। इससे जो रेवेन्यू के रिलेटेड मसाइल हैं लोगों को वो एक ही छत के नीचे हल हो रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे मुतल्लिका पटवारियों तक और सर्विस सेंटर के जो ऑफिसर्स हैं, ADLRs हैं, सर्विस सेंटर इंचार्ज हैं, वो यहाँ मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ DC ऑफिस में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे डोमिसाइल का इशुएंस है, रजिस्ट्रेशन ब्रांच है, कॉलोनी वर्क है, तमाम के तमाम मुताल्लिका अहलकारान यहाँ मौजूद होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अवाम के मसाइल उसी दिन ही हल हो जाएं। कोरोना के हवाले से हमारा ये है कि हमने क्योंकि गवर्नमेंट की एक कैंपेन रीच एवरी डोर एक चल रही है कामयाबी के साथ, उसमें हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर 16 से 17 हज़ार की वैक्सीनेशंस हो रही हैं। इसको हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको 30 हज़ार तक ले जाएं। तमाम मोबाइल और वैक्सीनेशन टीमें फील्ड में मौजूद हैं, यहाँ भी हम इंश्योर करा रहे हैं। DC ऑफिस में भी हमने। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर की शिरकत। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला की हदायत के मुताबिक हर ज़िले के अंदर हर महीने की पहली 2 तारीखों को बाकायदा
ریونیو کچہری کا انعقاد جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اگر ہم ٹوبہ ٹیکسنگ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی باقاعدگی کے ساتھ یہ جو کھلی کچہری ہے یہ یہاں پر جاری و ساری ہے. تو آخر اس کھلی کچہری میں کس طرح کے کیسز آج کل زیادہ آ رہے ہیں اور پہلے کس طرح کے کیسز آتے تھے؟ ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ جب یہ ڈے فرسٹ سٹارٹ کی گئی تھی تب سے لے کے اب تک اس کے اندر کتنا کا فرق آیا ہے، کس طرح کے کیسز اس کے اندر آئے ہیں اور کیا چینج آیا ہے اس کے اندر، یہ بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر واضح تبدیلی آئی ہے. پہلے جو کیسز آتے تھے وہ جنرل نوعیت کے ہوتے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ جو تھے ان کے بہت سارے معاملات تھے جو پینڈنگ تھے ریونیو ہرارکی کے ساتھ. جوں یہ چلتا رہا معاملہ اس میں پھر بہت سارا بیک لاگ جو تھا وہ کلیئر ہو گیا. اب زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں اس کے اندر بہت ساری رپورٹیں جو عموماً ہمارے عدالتی کیسز کے اندر ہوتی ہیں اس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. عموماً جو ہمارے سول کورٹس میں، ہائی کورٹس میں یا ہماری اپنی ریونیو کی ہرارکی کے اندر جو کیس چل رہے ہیں اس کے اندر جو رپورٹ کی پینڈنسی ہے اس کے لیے زیادہ لوگ آتے ہیں کہ اسی فورم کے اوپر سے ہم اس کو کروا لیں. اس کے ساتھ ساتھ حد براری کے کیسز اب ریگولرلی آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 32-34 کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو کہ ACs کے پارٹ کے اوپر پینڈنگ ہوتی ہیں اس کے لیے درخواستیں مار کرواتے ہیں. تو ہماری جو ایک بیک لاگ تھا اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اب جو ہمارے ریونیو کیسز ہیں جو عدالتوں میں چل رہے ہیں ان عدالتوں کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اندر جو رپورٹس پینڈنگ ہوتی ہیں ان کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ آتے ہیں اور وہ اسی سسٹم کے اندر آتے ہیں اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب جو ہمارے جو خدمت سروسز ہیں کچہری یہ اب ہمارے عدالتی نظام کے لیے جو ہمارے ریونیو کے اپنے عدالتی نظام ہے اس کے لیے بڑا سود مند ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں کو بڑی آسانی ہو رہی ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. وقت ہوا بریک کا. حکومت نے عوام پر LPG بم گرا دیا. LPG کی فی کلو قیمت میں 13 روپے 20 پیسے اضافہ. LPG کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 216 روپے 89 پیسے مقرر. LPG کا 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 155 روپے 80 پیسے مہنگا ہو گیا. اسی پر مزید بات کریں گے شراز پر سے. جی شراز آگاہ کیجیے گا. جی بالکل ماہر، جو LPG کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر جو اوگلن کر دیا ہے اور گھریلو سلنڈر کی قیمت اب 156 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت جو بتائی جا رہی ہے وہ 599 روپے جو ہے اضافے کر دیا گیا. اس میں LPG اب یہ دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہ تیسری دفعہ LPG کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے گزشتہ 2 مہینے کے اندر اور 204 روپے سے اب LPG بڑھ کر جو ہے وہ 217 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی. اور اسی طریقے سے گھریلو سلنڈر 2404 روپے کا تھا جو کہ قیمتیں بڑھنے کے بعد اب 2560 روپے کا ہو چکا ہے اور کمرشل سلنڈر جو کہ 9248 روپے کا تھا وہ 9847 کا ہو چکا ہے اور قیمتیں بڑھنے کا اطلاع. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. موڑ جہانگیر سے گوجرا تک سڑک کی تعمیر کا منصوبہ تاخیر کا شکار. سڑک کی تعمیر کے لیے فنڈ جاری نہ کیے جا سکے، منصوبہ ادھورا چھوڑ دیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے عمران اسلم سے. جی بتائے گا. جی بالکل، موڑ جہانگیر سے گوجرا روڈ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے جس کی بڑی وجہ فنڈز کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ایسی ہائی وے رانا سلیم افضل صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. اچھا سے یہ بتائیے گا یہ منصوبے کے لیے ٹوٹل کتنا بجٹ تھا اور محکمہ ہائی وے کی جانب سے کتنا بجٹ ریلیز کر دیا گیا ہے اور اس کو مکمل کرنے کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے سڑکوں کی تعمیر و مرمت میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے تو روڈز کی بہتری کے لیے، مسافروں کی بہتری کے لیے دن رات کوشاں ہیں. تو یہ جو روڈ آپ نے ذکر کیا ہے جہانگیر موڑ سے گوجرا، یہ 27 کلومیٹر روڈ ہے تو 20 فٹ وائڈ روڈ ہے. TST روڈ تھی، سڑک کی حالت واقعی کافی خراب تھی. تو گورنمنٹ پنجاب نے اس سال جو منصوبہ 14 کلومیٹر کا منظور کیا ہے جس کی کاسٹ 175 ملین ہے، جس میں سے اب تک 78 ملین جو ہے وہ فنڈ ریلیز ہوئے ہیں اور وہ خرچ ہو چکے ہیں. تو موقع پہ 6 کلومیٹر کارپٹ ہو چکی ہے، ٹھیکیدار کام کر رہا ہے. بقیہ فنڈ ہم نے ڈیمانڈ کیے ہیں، امید ہے فنڈ جلد مل جائیں گے اور یہ منصوبہ جو ہے جون 2022 سے پہلے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اور یہ 14 کلومیٹر کے بعد جو بقیہ ہے وہ بھی پائپ لائن منصوبہ ہے، اس کی منظوری بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ والا بھی جلد مکمل ہو جائے گا. جی بالکل، محکمہ ہائی وے کو موڑ جہانگیر سے گوجرا روڈ تک سڑک کی تعمیر اور کارپیٹ کے لیے مزید 9 کروڑ سے زائد کا بجٹ درکار ہے، جبکہ محکمہ ہائی وے کی جانب سے ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.
चिन्योट में सिविल सोसाइटी ने जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी और सड़कें न बनवाने पर तबल जंग बचा दिया। 18 नवंबर को शहर में एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ वकार खुम्मन से, जो बताएगा। चिन्योट की सिविल सोसाइटी ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। 18 नवंबर को शहर को बंद करने समेत धरने का ऐलान किया गया है। आज के इस जिला समारोह तहरीक के इजलास में सिविल सोसाइटी, वकला, इसके अलावा मुख्तलिफ तंजीमों के जो अहदेदारान हैं, अरकान असम्बली हैं, साबिक अरकान असम्बली हैं, वो इसमें शरीक थे। और खास तौर पर जिला चिन्योट में जो जिला इंतजामिया की इंतहाई नाकस कारकर्दगी की रिपोर्ट भी सामने आई है, उस पर भी जिला इंतजामिया को लताड़ा गया। और खास तौर पर जो मुख्तलिफ सड़कें हैं जो गुज़श्ता कई सालों से नहीं बनाई जा रही, इसके हवाले से एहतजाज का ऐलान किया गया है। हमारे साथ एमपी मौलाना इलियास चिन्योटी और दीगर शुरा आज के इस इजलास के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मौलाना, आपके वज़ीर आला ने भी सिर्फ तिफल तसलियां दी, मौजूदा हुकूमत भी सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है, क्या करने जा रहे हैं 18 नवंबर को? देखें जी, ये चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर का मामला 2018 से तअत्तुल का शिकार है और आए रोज़ यहाँ पर हादसात होते हैं, बंदे मरते रहते हैं, अपाज होते हैं, मर्द औरतें, उसके बाद गाड़ियों का नुकसान होता है, सफ़र जो है वो हमारा ख़राब होता है। जितने लोग फर्नीचर के कारोबार के लिए आते हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये हमारे मुल्क की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और बारहा हमारे वज़ीर आला साहब ने भी वादा किया, सदर साहब ने भी वादा किया, मगर हालत यूँ की त्यों है। इसलिए आज यहाँ सदर बार के ज़ेर सरपरस्ती, सेक्रेटरी बार की सरपरस्ती में जो आज इजलास हुआ, जिसमें ज़िला भर की तमाम तंजीमों ने शिरकत की है, हमने मुतफ़िका तौर पर यह तय कर दिया है कि 18 नवंबर से ज़िला चिन्योट समारोह तहरीक का आगाज़ किया जाए। तफसीलात से आगाह करने के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग और मुतफ़िका तौर पर वलीद अरशद डोगर को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, जो बताएगा। तो बात की जाए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज यहाँ पर चेयरमैन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना चार्ज ले लिया और तमाम जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनकी मंजूरी के बाद वलीद डोगर ने चार्ज लिया। इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं। डोगर साहब, मुबारक हो, आपने चार्ज लिया है, क्या प्लान है आने वाले दिनों में आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूँ चीफ मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये मुझे ड्यूटी असाइन की है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज मुझे यूनानिमसली इसमें इलेक्ट किया एज अ चेयरमैन फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो बहुत सारे एजेंडाज़ हैं जो हमें मिले हैं, इंशाल्लाह ताला इस पर हम काम शुरू करेंगे, फैसलाबाद को गो ग्रीन की तरफ लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप इसमें बहुत सारी चेंजेस देखेंगे इन कपल ऑफ डेज इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कमालिया में साबिक सूबाई वजीर चौधरी इकबाल गुजर की आमद और साबिक नायब नाजिम चौधरी मोहम्मद यूनुस गुजर और हाजी नासिर रमजान गुजर भी मौजूद थे। इलाकाई मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कहते हैं कि मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फैसलाबाद में सरकारी कॉलेज को पहली बार बीएस फिजिकल एजुकेशन करवाने की इजाजत मिल गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, जो बताएगा। जी, फैसलाबाद में सरकारी कॉलेज को बीएस फिजिकल एजुकेशन करवाने की इजाज़त मिल गई है। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न का वाहिद कॉलेज होगा जिसमें तालिबात जो हैं वो सेपरेट क्लासेस में फ़िज़िकल एजुकेशन की तालीम हासिल कर सकेंगी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज डी टाइप कॉलोनी, जहाँ पर 2 बीएस स्टार्ट किए गए हैं, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश का प्रोग्राम शामिल है और पहली बार इस कॉलेज को बीएस प्रोग्राम अलॉट किया गया है। प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, बताइएगा कि पहला कॉलेज होगा फीमेल के लिए प्योरली, क्या कहती हैं, और सस्ती एजुकेशन यकीनी तौर पर मिलेगी तालिबात को, और फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से स्कोप एक्सपोजर क्या समझती हैं कितना ज़रूरी है फ़ीमेल के लिए, और क्या मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी कोशिशों को रंग लगाया। हम इसमें इस साल हम लोग कामयाब हो गए। अपना फ़िज़िकल एजुकेशन में जो पूरे डिवीज़न फैसलाबाद में पहला कॉलेज है हमारा, जिसमें इसके में बीएस स्टार्ट होगा। डेफिनेटली इसमें हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर तो ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी से हमारा कम होगा।
और सेकेंडली ये है कि इसमें हम इंग्लिश को भी अपना स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे मावनत में मेरी पूरी जो टीम है वो शामिल है स्टार्ट करने में। मैं डायरेक्टर साहिबा का और डिप्टी डायरेक्टर साहब का जिक्र ज़रूर करूँगी, उन्होंने हमारी रहनुमाई की, हमारे बहुत इस में वो हेल्पफुल रहे, हमारे साथ रहे और हर चीज़ में उन्होंने हमें हेल्प किया। सारा ये कि जो मिनिमम क्राइटेरिया हम वही फॉलो करेंगे जो यूनिवर्सिटी का 45% है और ज़ाहिर है कि हमने इस कॉलेज के लिए बहुत काम किया। हमने जो है अपना बनाया है एक चैरिटी का बुक बैंक बनाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़